Hello everyone, my name is Bharat Tyagi, Faculty of Physics, PP Swani Center for Excellence. Okay, the work energy power. नेक्स्ट चैप्टर इज रोटेशनल मोशन एंड सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स. तो ये 11th के फर्स्ट पार्ट का ये लास्ट चैप्टर है. इसके बाद सेकंड पार्ट स्टार्ट होगा. ओके, लेट्स कंटिन्यू विद दिस चैप्टर. फर्स्ट टॉपिक, इसमें हमें कुछ पॉइंट्स समझने हैं चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले. बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हैं जिनका मीनिंग बस हमें पता होना चाहिए. तो उन पॉइंट्स को मैं जल्दी से यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ. फर्स्ट पॉइंट इज सिस्टम. बार बार यहाँ पे एक वर्ड आएगा सिस्टम. बाय सिस्टम व्हाट डू वी मीन, वो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको. सिस्टम का मीनिंग है दैट वी हैव कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स दोज पार्टिकल्स आर इंटरेक्टिंग विथ ईच अदर. तो आप कोई रैंडम बॉडी भी लेते हो तो बॉडी को भी हम सिस्टम बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोल सकते हैं, बिकॉज द बॉडी इज़ मेड ऑफ मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स. दोज कैन बी मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक पार्टिकल्स एंड एट्सेट्रा. सो सिस्टम की एक प्रॉपर डेफिनेशन हो सकती है. It is a collection of particles, collection of a number of particles, interacting with each other, interacting with one another, interacting with one another by applying some internal forces, application of some internal forces. ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ये बनाया है, एक बॉडी है वो कई पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, तो उसको हम बॉडी बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स बोल सकते हैं. और एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऐसे हो सकता है जहाँ पे हमारे पास मल्टीपल बॉडीज़ हों. तो एग्जांपल के लिए अर्थ और मून जो है इसको भी हम सिस्टम बोल सकते हैं. यहाँ पे दो बॉडीज़ हैं जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं और एक पर्टिकुलर मेथड से बिहेव कर रही हैं. यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स है जो इन दोनों के बीच में इंटरनल फोर्स की तरह काम कर रहा है. सो दिस टाइप ऑफ फिनोमेना इज कॉल्ड सिस्टम. नाउ सेकेंड पॉइंट इज इंटरनल फोर्सेज. तो एज द नेम सजेस्ट, these forces are come into play between the particles of a system. ठीक है, ये एक्सटर्नली किसी एक्सटर्नल एजेंट से अप्लाई नहीं होते, ये इंटरनली वर्क करते हैं. सो फॉर दिस इट कैन बी सेड दैट all the forces exerted by various particles of the system on one another, ये इंटरनल फोर्सेस हैं. सो ऑब्वियसली नेक्स्ट पॉइंट होना चाहिए एक्सटर्नल फोर्सेस. सो एक्सटर्नल फोर्सेस पार्टिकल्स की वजह से नहीं आते, जो सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से अप्लाई नहीं होते, ये किसी एक्सटर्नल मीन्स की वजह से अप्लाई होते हैं. सो फॉर दिस वी कैन से दीज आर फोर्सेस exerted on a system by some external agent. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक गैस है कंटेनर में फिल्ड है, तो गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्रीली मूव कर रहे हैं और वो गैस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगा रहे हैं वो इंटरनल फोर्सेस हैं. लेकिन अगर गैस के कंटेनर के ऊपर हम एक पिस्टन लगा के गैस को पुश करें, उसका वॉल्यूम कम करें, तो जो पिस्टन गैस के ऊपर वर्क करेगा वो एक्सटर्नल फोर्स की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो हम उससे एक्सटर्नली गैस के ऊपर लगा रहे हैं. सो दिस विल बी एक्सटर्नल फोर्स. नेक्स्ट पॉइंट दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज रिजिड बॉडी. व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? ओके, तो रिजिड बॉडी की सिंपल डेफिनेशन है अ बॉडी हुज शेप डज नॉट चेंज बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, जिसका शेप चेंज ना हो. ठीक है, सारी आइडियली प्रैक्टिकली सारी बॉडीज़ का शेप चेंज होता है. उसकी जो डिग्री है शेप चेंज की वो डिफरेंट होती है. गैसेस का शेप सबसे ज़्यादा चेंज हो सकता है, उससे कम लिक्विड्स का, उससे कम सॉलिड्स का. लेकिन आइडियली अगर कोई बॉडी ऐसी है जिसका बिल्कुल शेप चेंज नहीं होता बाय एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और प्रेशर, तो उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी की तरह ट्रीट करेंगे. और यहाँ पे रिजिड बॉडी के लिए ही आइडियल केसेस डिफाइन होते हैं. तो हम ज़्यादातर बॉडीज़ को यहाँ पे आइडियली रिजिड बॉडी लेके
वर्क करेंगे. सो इसको हम फॉर्मुलेट कर सकते हैं लाइक दिस. आइडियली अ रिजिड बॉडी इज that which has a definite size, so it can't be liquid or gas, it has to be solid, definite size and definite shape, full stop. This is because the distances between different pairs of particles of such a body different pairs of particles of such body do not change by the application of external force. ओके तो जो पार्टिकल्स हैं बॉडी के अंदर उनकी डिस्टेंसेस फिक्स हैं, उनकी डिस्टेंसेस चेंज नहीं कर सकते, तो उसी की वजह से उनका शेप जो है, साइज जो है वो फिक्स रहेगा. एंड दोज बॉडीज आर विल बी कॉल्ड एज रिजिड बॉडीज, आइडियल केस के लिए ऑब्वियसली. नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी. काइंड्स ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी. ओके तो 3 टाइप के मोशन यहाँ पे पॉसिबल हैं. पहला है प्योर ट्रांसलेशनल मोशन, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन. सेकंड प्योर रोटेशनल मोशन. थर्ड जो है वो एक्चुअली नया टाइप नहीं है, बस वो इन दोनों टाइप का मिक्सचर है. तो उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल आएगा, जिसको हम रोलिंग मोशन बोलते हैं बेसिकली. रोलिंग मोशन which is combination of translational plus rotational motion. ओके नाउ एक एक करके इन सारे मोशंस की स्टडी करते हैं. फर्स्ट टाइप है हमारे पास प्योर ट्रांसलेशनल मोशन या प्योर ट्रांसलेटरी मोशन. ओके तो इस टाइप के मोशन में क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई बॉडी है तो वो बॉडी के सारे पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं. उस बॉडी के सारे पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे. दिस इज़ द कंडीशन फॉर ट्रांसलेटरी मोशन. तो सपोज ये हमने पार्टिकल शो किए यहाँ पे, तो यहाँ पे सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी विल बी सेम, सब v वेलोसिटी से ही मूव करेंगे. तो ये कंडीशन होती है ट्रांसलेटरी मोशन की. ये लीनियर भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है. जैसे अगर इस केस में ये लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन है, इसको हम रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे. And if it is moving like this, like on curved path, so this will also be translatory motion, but curvilinear. ये curvilinear translatory motion होगा क्योंकि यहाँ पे भी हर बॉडी के जो सारे पार्टिकल्स हैं वो टेंजेंशियल स्पीड शो करेंगे. जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स की वेलोसिटी इस तरफ है, यहाँ पे सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी इस तरफ है, तो वेलोसिटी अभी भी सारे पार्टिकल्स की सेम है. ये रोटेशनल मोशन नहीं है, ये रेक्टिलिनियर मोशन, सॉरी ये ट्रांसलेटरी मोशन ही है. बट ट्रांसलेटरी मोशन का एक पर्टिकुलर टाइप है विच विल बी कॉल्ड कर्विलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन. ओके तो मैं राइटिंग में इसकी कंडीशंस लिख देता हूँ. वैसे मैंने सारा बता दिया ऑलरेडी. इन ट्रांसलेटरी मोशन all the particles of the body move with same velocity.
सेम वेलोसिटी। ये सिंपल सी इसकी कंडीशन है। ओके, इसके टाइप्स की बात करें तो मैंने ऊपर ही लिख दिया, इसके टाइप्स दो हैं, मैं यहाँ दोबारा से मेंशन कर देता हूँ। रेक्टिलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन एंड कर्विलिनियर ट्रांसलेटरी मोशन। ओके, नेक्स्ट है सेकंड कैटेगरी हमारे पास प्योर रोटेशनल मोशन। प्योर रोटेशनल मोशन। ओके, तो प्योर रोटेशनल मोशन की कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो सारे पार्टिकल्स होते हैं बॉडी के, उनके सबकी वेलोसिटीज, लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होती, बट उनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है। एंगुलर वेलोसिटी हम लोग सब जानते हैं, सर्कुलर मोशन ने पढ़ा हुआ है पहले। सो सपोज हमारे पास कोई भी शेप की बॉडी हो सकती है, ये हमारे पास कोई रैंडम बॉडी है, यहाँ पे मल्टीपल न्यूमरस पार्टिकल्स होंगे और ये किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, एंड दिस इज दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द लाइन अबाउट विच अ बॉडी और सिस्टम, पार्टिकल्स ऑफ अ सिस्टम रोटेट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो बार बार आएगा इस चैप्टर में, इसको अच्छे से समझ के रखना है। तो सपोज़ ये बॉडी जो है वो इस लाइन के अबाउट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ऊपर से देखेंगे हम, यहाँ से देखेंगे तो ये हमें एंटी क्लॉकवाइज मोशन लगेगा, नीचे की तरफ से देखेंगे तो क्लॉकवाइज मोशन लगेगा। तो दो टाइप का रोटेशन पॉसिबल होता है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो ये यहाँ पे ऐसा मोशन हो रहा है। अब यहाँ पे जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, ऑल द पार्टिकल्स विल बी मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटीज़ बट सेम एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि सारे पार्टिकल्स एक फिक्स टाइम में ही एक अपना जो रोटेशन है वो कंप्लीट करेंगे, डिफरेंट टाइम पे नहीं कर सकते, वो एक फिक्स टाइम पे ही करेंगे। तो ये सारे पार्टिकल्स के लिए और इन सब की डिस्टेंसेस सपोज R1, ये R2, ये R3 एंड ये R4, ये चार पार्टिकल्स मैंने एग्जांपल के लिए ले लिए। इन चारों पार्टिकल्स के लिए, सारे पार्टिकल्स के लिए हमारे पास जो एंगुलर वेलोसिटी है विल बी सेम, बट द लीनियर वेलोसिटी विल बी डिफरेंट। लीनियर वेलोसिटी डिपेंड करेगी रेडियस पर। जितना ज़्यादा रेडियस होगी, यानी एक्सिस रोटेशन से जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगी, उतना ज़्यादा पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी होगी। तो मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी कहाँ पर होगी? जो सबसे दूर पार्टिकल्स हैं, जैसे यहाँ पर, इनकी सबसे मैक्सिमम लीनियर वेलोसिटी होगी, और जो पार्टिकल्स एक्सिस और रोटेशन पर लाई करते हैं उनकी लीनियर वेलोसिटी ज़ीरो होगी। सारे पार्टिकल जो भी एक्सिस और रोटेशन पर लाई कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए R ऑब्वियसली ज़ीरो होगा, लेकिन ओमेगा की वैल्यू सबके लिए सेम है। ओके, सो टू डिफाइन दिस फॉर्मली वी कैन राइट in such motion a rigid body rotates about a fixed axis, and every particle of the body moves in a circle which lies in a plane perpendicular to the axis and has its center on the axis. And all the particles have same angular velocity. And linear velocity of all the particles will be linear velocities of the particles will be defined by V equals to R omega, hence V proportional to R. Okay, so this is rotational motion. रोटेशनल मोशन के एग्जांपल्स में हम लिख सकते हैं मोशन ऑफ सीलिंग फैन
or any type of fan for that matter, potter's wheel. तो ये अननेसेसरी लिखना, आप सबको पता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल रोटेटरी मोशन के बहुत सारे हैं. मैरी गो राउंड जो झूला होता है, एटसेट्रा. ओके, नेक्स्ट थर्ड टाइप का मोशन था हमारे पास. थर्ड टाइप का मोशन है रोलिंग मोशन, विच इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन. थर्ड इज रोलिंग मोशन. सो रोलिंग मोशन के बारे में हम एक चीज़ तो ऑलरेडी जानते हैं. इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन. Full stop. And in this motion, if the rotational and translatory part are equal, then it will be called pure rolling motion. Example of this is motion of wheels of vehicles when they are moving, and wheel going down on an incline, etc. सो एग्ज़ाम्पल में हम ये दिखा सकते हैं, इंक्लाइन प्लेन पर एक स्फेरिकल बॉडी या सर्कुलर बॉडी इज़ गोइंग डाउन, तो इसका जो मोशन होगा दैट विल बी अ रोलिंग मोशन. रोलिंग मोशन के लिए फ्रिक्शन होना ज़रूरी है. फ्रिक्शन के साथ ही रोलिंग मोशन अकर करता है, और उसकी बात हम आगे करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज़, ये हमने तीनों टाइप के मोशन डिफाइन कर दिए हैं. अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं. मैं व्हील्स के लिए तीनों मोशन को अलग से डिफाइन करता हूँ. 3 व्हील्स हैं हमारे पास यहाँ पे. ये फर्स्ट व्हील इज शोइंग प्योर ट्रांसलेटरी मोशन, ये सेकेंड वन इज फॉर प्योर रोटेशनल मोशन, and third one is for pure rolling motion. ओके, तो ट्रांसलेटरी मोशन है. सपोज ये दिस इज ग्राउंड, तो ट्रांसलेटरी मोशन की कंडीशन क्या थी कि सारे पार्टिकल्स बॉडी के सेम वेलोसिटी से मूव करते हैं. दैट मीन्स अगर हम 3 पॉइंट्स लें, एक हाईएस्ट पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट और एक लोएस्ट पॉइंट, P, C, Q, तो इन सब की वेलोसिटी शुड बी सेम. तो इसकी वेलोसिटी अगर v है तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी भी v होगी, इसकी वेलोसिटी भी v होगी. सारी वेलोसिटी पॉइंट्स की सेम होगी, यानी किन्हीं भी 2 पार्टिकल्स के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो 0 होगी. प्योर रोटेटरी मोशन में एक फिक्स्ड एक्सिस होती है. तो सपोज़ हम इसके एक सेंटर के पॉइंट को एक नीडल से या एक कील लगा के इसको पाइवट कर देते हैं. इसको हमने पाइवट कर दिया. तो यहाँ से एक एक्सिस जारी होगी ऊपर नीचे, पेपर के ऊपर नीचे, स्क्रीन के ऊपर नीचे, जो कि एक्सिस रोटेशन का काम करेगी.
सो रोटेटरी मोशन में एक्सिस रोटेशन कहीं मूव नहीं करती, एक्सिस रोटेशन फिक्स होती है. दैट मीन्स एक्सिस रोटेशन का जो स्पीड है दैट विल बी 0 ऑलवेज. और ये जो ऊपर वाला हाईएस्ट पॉइंट का पार्टिकल है, अगर ये इस तरफ मोशन हो रहा है तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी हाईएस्ट होगी, बिकॉज यहाँ से फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस है पी पॉइंट की सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्पीड जो है वो हाईएस्ट होगी और इस तरफ होगी. इसी तरह से क्यू पॉइंट जो होगा लोएस्ट पॉइंट, इसकी भी स्पीड हाईएस्ट होगी, बट क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो इसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होगी. और जैसे जैसे हम इन बिटवीन पार्टिकल्स की बात करेंगे तो जो सी और पी के बीच में जो पार्टिकल्स हैं उन सब की स्पीड राइट की तरफ ही होगी, लेकिन उनकी वैल्यू पी से कम और सी से ज़्यादा होगी. और सी से नीचे क्यू की तरफ जो पार्टिकल्स आएंगे उनकी स्पीड क्यू से कम और सी से ज़्यादा होगी, बट डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ होगी. ये प्योर रोटेटरी मोशन है. अब प्योर रोलिंग मोशन में कंडीशन क्या होती है कि यहाँ पे ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन दोनों इक्वल हैं, इक्वल एनर्जी उनकी डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो इस केस में जो मोमेंटरी वेलोसिटी होती है ग्राउंड से कनेक्टेड पॉइंट की, इट इज़ ऑलवेज ज़ीरो. तो यहाँ पे क्यू पॉइंट की वेलोसिटी जो है दैट इज़ ऑलवेज ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे स्लाइडिंग नहीं हो रही. प्योर रोलिंग में स्लाइडिंग नहीं होती, नो स्लाइडिंग. अगर स्लाइडिंग है तो प्योर रोलिंग नहीं है. तो अगर स्लाइडिंग नहीं है, स्लाइडिंग नहीं होने का मतलब ये है कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में जो पॉइंट है जो एग्जैक्टली ग्राउंड से कनेक्टेड है वो मूव नहीं कर रहा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, यानी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में उसकी रिलेटिव वेलोसिटी इज ज़ीरो. ये कंडीशन है इसकी, याद रखना. जैसे रोटेटरी मोशन की क्या कंडीशन है कि जो पाइवटेड पॉइंट है एक्सिस और रोटेशन पर जो पॉइंट है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी. ऐसे ही यहाँ पे रोलिंग मोशन में, प्योर रोलिंग मोशन में जो पॉइंट ग्राउंड से कनेक्टेड है उसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ज़ीरो होगी, बिकॉज इट इज़ नॉट स्लाइडिंग. ओके, सो अब यहाँ पे बाकी सारे पार्टिकल्स की कुछ ना कुछ स्पीड होगी. तो अगर हम हाईएस्ट पॉइंट की स्पीड ले लेते हैं v, तो जो स्पीड है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज करती जाएगी और क्यू पॉइंट पर आके ज़ीरो हो जाएगी. तो अगर हम मिड पॉइंट पर आएँ, यानी सेंटर वाले पॉइंट पर आएँ, तो v और ज़ीरो के बीच का वेलोसिटी आएगा एवरेज, यानी v और ज़ीरो के बीच में मिडिल स्पीड क्या होनी चाहिए, v/2. तो इस मिड पॉइंट की स्पीड होगी v/2. डिस्टेंस के साथ ये लीनियरली डिवाइड होगी, क्योंकि हम हाफ पॉइंट पर हैं, हाईएस्ट पॉइंट से हाफ पॉइंट पर है, तो वेलोसिटी भी हमारी हाफ होगी. ओके, तो ये हमने तीनों टाइप की मोशन जो है वो यहाँ पे मैंने व्हील्स के फॉर्म में शो कर दिए हैं. इससे थोड़ा समझना आसान होता है ना. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ सेंटर ऑफ मास. इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास. ओके, तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है सेंटर ऑफ मास का. सेंटर ऑफ मास एक बॉडी के लिए वो पॉइंट होता है जहाँ पे हम कंसीडर कर सकते हैं कि सारा मास कंसंट्रेटेड है बॉडी का. यानी कहने का मतलब कि अगर हम एक बॉडी को लें और वो बॉडी जैसे बिहेव कर रही है, अगर हम बॉडी को हटा के उसी सेम मास का एक पॉइंट मास ले लें और वो भी सेम बिहेव करे, सेम एक्सेलरेशन सेम वेलोसिटी शो करे, तो जिस पॉइंट पर हमने उस पार्टिकल को लिया होगा टू हैव दिस इफेक्ट, वो पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ मास. Proper definition could be like this: center of mass of a body or a system is a point at which the entire mass of the body slash system जो भी चीज़ बॉडी के लिए डिफाइंड है वो सिस्टम के लिए भी डिफाइंड है. तो फॉर्मली जब हम लिखते हैं तो बॉडी सिस्टम दोनों लिखते हैं, लेकिन मैं अगर सिर्फ बॉडी लिखता हूँ या सिस्टम लिखता हूँ तो वो नोन है कि वो दोनों के लिए बात हो रही है. बॉडी सिस्टम इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड, concentrated, full stop. If all the external forces acting on the body slash system were to be applied
were to be applied at the center of mass, the state of inertia, which is a state of rest or motion, shall remain unaffected. The state of inertia slash bracket rest or motion shall remain unaffected. तो जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि वो पॉइंट है जहाँ पे अगर हम सारा मास कंसनट्रेटेड अज्यूम करें तो उस पॉइंट पर एक पॉइंट मास लेने पर जिसका मास ओरिजिनल बॉडी के जितना हो, हम जो फोर्स लगाएंगे वो वैसे ही बिहेव करेगा. फोर्स, इनर्शिया, रेस्ट, मोशन की जो कंडीशंस हैं वो वैसे ही बिहेव करेंगी जैसे हमने पूरी बॉडी पर वो फोर्स लगाया हो. तो उस पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास बोलेंगे. सेंटर ऑफ मास होगा वो हमारे लिए. अब सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट करने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं, क्या प्रोसीजर है, वो देखते हैं. सो इसी का सब टॉपिक है, ये भी इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली. सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम. ओके, लेट्स सी हमें कैसे निकालना है. पहले तो हम दो पार्टिकल्स लेंगे ऑब्वियसली. पॉइंट पार्टिकल्स लेना है हमें. तो एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है. इस पार्टिकल का मास है m1, इस पार्टिकल का मास है m2. ये पार्टिकल सपोज 1, ये पार्टिकल इज़ 2. अब इस दोनों पार्टिकल्स की हमें पोजीशंस चाहिए. तो पोजीशंस इनकी देखने के लिए हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना होगा. तो ये हमारे पास वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. ये एक्स वाई जेड एक्सिस. तो यहाँ पे हम ऑरिजिन से यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं कि इनकी पोजीशन वेक्टर्स क्या क्या हैं. तो 1 के लिए पोजीशन वेक्टर इज़ दिस, we'll call this r1 vector, and सेकेंड के लिए ऑब्वियसली r2 वेक्टर. ठीक है, तो इनका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो ये हो जाएगा r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर. दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर. ओके, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर कहीं आएगा. मैं एज्यूम कर लेता हूँ C पॉइंट पर आ रहा है. तो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट विल बी दिस. और ये इसका पोजीशन वेक्टर है R, कैपिटल R वेक्टर. ओके, सो नाउ ये दो पार्टिकल्स हमारे पास. इन पार्टिकल्स पे सपोज कुछ फोर्सेस लग रहे हैं. m1 पार्टिकल पर F1 फोर्स लग रहा है सपोज, F1 वेक्टर. और m2 पार्टिकल पर सपोज F2 वेक्टर फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है. तो इनके लिए अब सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं. फोर्सेस लग रहे हैं तो उनकी कुछ वेलोसिटीज़ होंगी, कुछ इनका मोमेंटम होगा, और फोर्सेस तो हमें यहाँ पे दिए ही हैं. और इसके अलावा इन दोनों के बीच में एक इंटरनल फोर्स भी काम कर रहा होगा. दो मासेस हैं तो इनके बीच में इंटरनल फोर्स भी होगा. तो अब वो इंटरनल फोर्स क्या होना चाहिए. इंटरनल फोर्स जो भी होगा वो एक्शन रिएक्शन पेयर की तरह काम करेगा. तो अगर m2 की वजह से m1 पर इधर फोर्स लग रहा है, इट इज़ सपोज F21 जो 2 की वजह से 1 पर है, तो 2 पर 1 की वजह से F12 होगा. और ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होंगे, यानी F21 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर शुड बी 0. एक्शन रिएक्शन पेयर हैं ये इंटरनल फोर्सेस हैं. these are internal forces, and F1 vector and F2 vector are external forces. Okay, now let's by Newton's second law let's check out the momentum change, rate of change in momentum of first body. तो rate of change in momentum linear momentum for m1, it should be dp1 vector divided by dt, where p1 is the momentum of first body m1.
सो जो मोमेंटम चेंज है न्यूटन सेकंड लॉ से वो नेट फोर्स के इक्वल होता है, और वन बॉडी पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कितना है, इट इज़ F1 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर। नेट फोर्स M1 पर ये लग रहा है। इक्वेशन नंबर 1। ऐसे ही हम दूसरी मास M2 के लिए भी निकाल सकते हैं। सो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम लीनियर फॉर M2 इट विल बी dp2 वेक्टर अपॉन dt इक्वल्स टू, अब 2 पर कितना फोर्स लग रहा है, F2 लग रहा है और F12 लग रहा है, F2 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर। इक्वेशन नंबर 2। दोनों बॉडीज़ के लिए हमने मोमेंटम चेंज निकाल दिया, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया, और P2 यहाँ पे ऑब्वियसली मोमेंटम सेकंड बॉडी का है M2 का। नाउ इन दोनों के मोमेंटम को हम ऐड कर देते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, 1 प्लस 2, तो हमारे पास आएगा dp1 वेक्टर अपॉन dt प्लस dp2 वेक्टर अपॉन dt इक्वल्स टू F1 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर। नाउ F1 एंड F21 वेक्टर आर एक्शन रिएक्शन पेयर, तो वो कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएंगे एज वी हैव ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हियर, तो यहाँ से ये 0 हो गए। ओके, एंड नाउ P1 मोमेंटम है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है M1V1, तो ये M1V1 वेक्टर हो गया। P2 का हो जाएगा M2V2 वेक्टर। सो यहाँ से इक्वेशन अपनी बन जाएगी, M1 कांस्टेंट है तो M1 बाहर आ गया, अंदर बचा dV1 वेक्टर अपॉन dt प्लस M2 यहाँ से बाहर आ गया, अंदर बचा dV2 वेक्टर अपॉन dt, और इधर बचा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ओके, नाउ V1 वेक्टर यानी स्पीड को हम लिख सकते हैं dr1 वेक्टर अपॉन dt, स्पीड का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही सिमिलरली V2 वेक्टर हो जाएगा dr2 वेक्टर अपॉन dt, एंड F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, इन दोनों को टोटल करेंगे तो नेट एक्सटर्नल फोर्स के बराबर आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं नेट एक्सटर्नल फोर्स। इन सबको प्लेस करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा M1 d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर r1 वेक्टर प्लस M2 d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर r2 वेक्टर इक्वल्स टू F नेट वेक्टर, नेट एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ से, इसको हम लिख सकते हैं इस टाइप से, d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, तो अंदर बचेगा M1 r1 वेक्टर प्लस M2 r2 वेक्टर। ठीक है, और मैं यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देता हूँ M1 प्लस M2 का, ऊपर नीचे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया M1 प्लस M2 का, और ये इक्वल में हमारे पास F नेट वेक्टर चल ही रहा है। और यहाँ से M1 प्लस M2 को हम इधर ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर M1 r1 वेक्टर प्लस M2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इक्वल्स टू F नेट वेक्टर। नाउ ये इक्वेशन जो भी बन रही थी हमारी, इक्वेशन हमने 2 तक लिख दी हैं, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब F नेट का फॉर्मूला लिखते हैं। F नेट का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा, F नेट यानी F नेट यानी हम सेंटर ऑफ मास पे जो नेट फोर्स लगा रहे हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये बनना चाहिए टोटल मास यानी टोटल मोमेंटम अपॉन टाइम ऐसे, और मोमेंटम का फॉर्मूला टोटल मास एंड टोटल स्पीड dt। मास यहाँ से बाहर आ गया, अंदर बचा dv अपॉन dt, और dv अपॉन dt को यानी v को हम dr अपॉन dt लिख सकते हैं, वेयर r इज़ द सेंटर ऑफ मास पोजीशन वेक्टर। तो क्योंकि हम नेट निकाल रहे हैं तो हम सेंटर ऑफ मास के लिए अप्लाई कर रहे हैं इसे, फॉर सेंटर ऑफ मास। सो यहाँ से ही आ गया F नेट वेक्टर इक्वल्स टू कैपिटल M d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर r वेक्टर। ओके, कैपिटल M का मतलब क्या है यहाँ पर, टोटल मास, टोटल मास यानी M1 प्लस M2। ठीक है, ये सारी वैल्यूज़ हम इक्वेशन नंबर 3 में प्लेस कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा M1 प्लस M2 d स्क्वायर अपॉन dt स्क्वायर M1 r1 वेक्टर प्लस M2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 इक्वल्स टू F नेट वेक्टर। F नेट वेक्टर हो गया M कैपिटल M d स्क्वायर r वेक्टर अपॉन dt स्क्वायर
कैपिटल एम और एम वन प्लस एम टू इक्वल है, तो इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से आर वेक्टर इक्वल्स टू आया एम वन आर वन वैक्टर प्लस एम टू आर टू वैक्टर डिवाइडेड बाय एम वन प्लस एम टू। सो दिस इज़ द पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास, पोजिशन वैक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमने यहाँ से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकाल दी 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए। ओके, सो ये 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए हमारा डेरिवेशन यहाँ पे फिनिश। कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं इसके। व्हाट कुड बी स्पेशल केसेस फॉर अस? फर्स्ट स्पेशल केस, अगर हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को ऑरिजिन अज्यूम कर लें, इफ़ सेंटर ऑफ मास इज ऑरिजिन, तो आर वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी 0। दैट मीन्स m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स r2 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस m1 अपॉन m2 r1 वेक्टर, ये आ जाएगा। सेकेंड, इफ़ masses आर सेम, इफ़ m1 इक्वल्स टू m2, देन आर वेक्टर इक्वल्स टू आएगा यहाँ से m कॉमन ले लिया, r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय 2m, m से m कैंसिल आउट, तो r वेक्टर इक्वल्स टू आ गया r1 वेक्टर प्लस r2 वेक्टर डिवाइड बाय 2, यानी एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पर। अगर मासेस सेम है तो सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर आएगा। ओके, तो ये हमने 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए पूरा डेरिवेशन कंप्लीट कर दिया। अब इसी को हम सिमिलरली यहाँ से n पार्टिकल सिस्टम के लिए लगा सकते हैं। सो इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है सेंटर ऑफ मास फॉर सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ n पार्टिकल्स। तो 2 के लिए जो डेरिवेशन किया था उसी को आगे एक्सटेंड करेंगे, अलग से डेरिवेशन नहीं करने की ज़रूरत इसमें। तो 2 के लिए हमारा फॉर्मूला आया था आर वेक्टर इक्वल्स टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2, ये वेक्टर्स के फॉर्म में। अगर हमारे पास 3 पार्टिकल्स होते तो क्या होता है, यहाँ पे m3 r3 और नीचे m3 ऐड हो जाता। तो अगर हमारे पास n पार्टिकल्स हैं तो ये ऐसे ही आगे चलता जाएगा, mn rn वेक्टर प्लस डॉट 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 mn, यहाँ तक एक्सटेंड हो जाएगा। सो इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा एम आर डिवाइडेड बाय सिग्मा एम एंड आई 1 से लेके n तक यानी हमारे पास 1 से लेके n पार्टिकल तक है। और सिग्मा एम आई 1 से लेके n, इसका मतलब हुआ सिंपली टोटल मास। टोटल मास लेट्स से इट इज़ कैपिटल M, तो सिंपली हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वेक्टर इक्वल्स टू सिग्मा एम आई आर आई इक्वल्स टू 1 to n डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक है, तो ये हमारे पास n पार्टिकल सिस्टम के लिए आ जाएगा। और इसके बाद अब इसको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स के टर्म में भी डिफाइन करते हैं, यानी आई जे के टर्म में, इन टर्म्स ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। तो कोई भी वेक्टर आई जे के टर्म में डिफाइन हो सकता है, यानी एक्स वाई जेड में डिवाइड होकर डिफाइन हो सकता है। तो आर वेक्टर को हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, एक्स यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है एक्स डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ मास पोजीशन इन एक्स on x-axis. Similarly, y is center of mass position on y-axis. Similarly, z is center of mass position on z-axis. Okay, तो अब r का फॉर्मूला एम आर अपॉन एम है, तो x के लिए लिखेंगे तो ये हो जाएगा x वेक्टर इक्वल्स टू 1 अपॉन कैपिटल M यानी टोटल मास सिग्मा M, और क्योंकि हमने x लिया हुआ है तो वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, एम आई आर आई की वैल्यू 1 to n, ये x के लिए। सिमिलरली फॉर y, सॉरी ये x आएगा यहाँ पे,
वाई के लिए हो जाएगा 1/M सिग्मा MI YI I1 to N. Similarly for Z, ओके तो ये हमने इसको डिवाइड कर दिया एक्स वाई जेड के लिए, जैसा हमें चाहिए वहाँ पे हम वैसा फॉर्मूला लगा सकते हैं. ओके नाउ अगर हमें किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है. उसको हम अगर मास वेरिएबल है तो इस टाइप से भी लिख सकते हैं. तो मैं एक और तरीके से लिख देता हूँ. अगर मास वेरिएबल है तो R वेक्टर DM, ये फॉर्मूला भी हम अप्लाई कर सकते हैं. अभी कैसे अप्लाई करना है वो आगे वाले डेरिवेशंस में भी पता चलेगा हमें. ओके तो ये हमने सेंटर ऑफ मास का पूरा यहाँ पे सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है. एक डेरिवेशन अब इस पर करके देखते हैं, किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकाल के देखते हैं. सो पहला डेरिवेशन इसमें हम कर रहे हैं. सेंटर ऑफ मास, the center of mass of a uniform thin rod, okay, so this is a rod, ओके बहुत थिन रॉड है तो इसकी हम थिकनेस को 0 अज्यूम कर सकते हैं. और इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हमें एक पूरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना होगा. एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मानना पड़ेगा. तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम सपोज ये है. ऑरिजिन हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया. ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज एक्स एक्सिस. ओके दिस इज ऑरिजिन पॉइंट. ठीक है अब क्या करेंगे हम यहाँ पे एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, डिफरेंशियल पोर्शन लेंगे इस बॉडी का. तो इस बॉडी का डिफरेंशियल पोर्शन ये ऐसा स्ट्रिप टाइप में आएगा. सपोज इसका मास हमने ले लिया DM है, इसका साइज़ है DX और इस रॉड का टोटल मास है कैपिटल M और लेंथ है टोटल कैपिटल L सपोज. ओके और यूनिफॉर्म रॉड है, इसका मतलब इसकी जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो हम यहाँ पे इसका कहने का मतलब ये हुआ कि जितना एक्स सेक्शन का मास होगा उतना ही अगले एक्स सेक्शन का मास होगा, वो वेरी नहीं करेगा. ये यूनिफॉर्म रॉड है इस वजह से. सो दैट मीन्स इफ़ टोटल मास ऑफ टोटल लेंथ L is M, then mass of unit length, unit यानी one length is M upon L. Hence mass of dx length should be M dx upon L. सिंपल है. तो ये हमारे पास DM मास जो हमने अज्यूम किया था उसकी वैल्यू आ गई. इक्वेशन नंबर 1. अब सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाते हैं. तो क्योंकि ये बिल्कुल थिन रॉड है तो y में तो कोई वैल्यू नहीं आएगी, y की वैल्यू तो 0 आएगी. y इक्वल्स टू 0 बिकॉज रॉड इज़ वेरी थिन. रॉड इज़ वेरी थिन. तो हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है हमें. तो x के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं. x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है 1 टोटल मास इंटीग्रेशन x dm, जैसे मैंने लिखा था पहले वाले डेरिवेशन में r dm, ये लिखा है ना, वैसे ही यहाँ पे हमने लगा दिया. r की जगह x लगा दिया. लिमिट क्या आएगी, x को हमें कवर करना है पूरी रॉड के लिए. तो रॉड इस पॉइंट से स्टार्ट होके इस पॉइंट तक जा रही है. इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू L है. तो लिमिट हो जाएगी हमारे पास 0 टू कैपिटल L. ओके अब यहाँ पे हम dm की वैल्यू लगा देते हैं. तो ये 1/M इंटीग्रेशन x, dm की वैल्यू हमने निकाली थी M/L dx. लिमिट है 0 टू कैपिटल L. कांस्टेंट जो होते हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाते हैं और M से M कैंसिल आउट हो जाएगा. यहाँ पे L कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा. अंदर बचेगा इंटीग्रेशन x dx. लिमिट 0 टू L. x dx का इंटीग्रेशन होता है x² और लिमिट यहाँ पे 0 टू L. हैंस ये हो जाएगा 1/L. लिमिट लगाने के बाद L² माइनस 0² सो ये आ गया 1/L इंटू L². L से स्क्वायर कैंसिल,
L/2, यानी एक्स सी एम की वैल्यू आ गई L/2। तो सेंटर ऑफ मास हुआ हमारा मिड पॉइंट ऑफ द रॉड पर। सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड इज एट L/2, 0, दैट इज मिड पॉइंट या मिड लेंथ। ओके, ये हमारा यहाँ से सेंटर ऑफ मास आ गया। तो ऐसे हम सेम प्रोसीजर अपना के उसका कैलकुलस यूज़ करके सेंटर ऑफ मास हम किसी भी बॉडी का यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे करा दिया है।